जय हिंद एवरीवन। आज का लेक्चर थोड़ा खास होने वाला है और ख़ास होने वाला है इसलिए क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग साइंस और इन्वायरमेंट के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये छोटे से चैप्टर में आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में फिक्स होता है। आप जानते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कितना ज़्यादा महत्व है, चाहे वह PCS एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें भी खास करके ये हमारा पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, इससे तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी भी हालत में 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। इसमें हम लोग खास करके देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो पॉल्यूशन है उसका कारक क्या क्या होता है और किस तरह से पॉल्यूशन हमें प्रभावित कर रहा है। साथ ही विभिन्न PCS में या फिर जो 1 दिवसीय परीक्षा में पूछे गए हैं, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ उन क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे और उसके डिस्कशन के थ्रू हम लोग एक होल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे, जो भी चैनल पे डल रहा है उसका अपडेट मिलता रहे आपको। चलिए हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। और देखिए, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है। मतलब किसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे पर्यावरण में वायु का प्रदूषण बढ़ चुका है। तो वह लाइकेन और मॉस होता है। लाइकेन और मॉस क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि दीवारों पे या फिर विभिन्न पुराने बिल्डिंगों पे हरे हरे कलर का जो कलर बन जाता है, महीन महीन घास होता है, बहुत महीन महीन, उसी को हम लाइकेन और मॉस के रूप में निरूपित करते हैं। और उसी के कारण क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है या नहीं है। जैसे बड़े बड़े भारत के बड़े महानगरों की बात करें तो जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, या किसी भी जहाँ पे पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा होगा, उन महानगरों में हमें ये मॉस और लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर वायु प्रदूषण होगा तो वहाँ पे ये लाइकेन और मॉस नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको वायु प्रदूषण का संकेतक या वायु प्रदूषण का विश्वसनीय इंडिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह कौन सा है। तो वह PB से निरूपित करते हैं। ठीक है, और इसकी बात कर लें हम लोग तो मोटर कार से जो धुएं निकलते हैं वह खास करके उसमें बहुत सारे प्रदूषक के रूप में, जैसे लेड होता है, शीशा होता है, तो वो सारे क्या करते हैं, अब आपके आसपास में बहुत सारी मोटर गाड़ियां चल रही है धुआं निकलती हुई, तो उसके कारण क्या होगा, आपके सर में दर्द होने लगेगा अगर कुछ देर आप वहाँ पे रहेंगे लगातार तो। ठीक है, तो इसीलिए मोटर कार से उत्पन्न जो प्रदूषक होते हैं जो मानसिक रोग पैदा करते हैं उसे लेड या PB कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है। क्यों प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसमें क्या होता है कि होमोग्लोबिन से ये संयोग करती है, अभिक्रिया कर लेती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह एक वायु प्रदूषक है। और यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बो की हेमोग्लोबिन बन जाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता रक्त में घट जाती है और लगभग 50% हीमोग्लोबिन ही कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आप न्यूज़पेपर में या कहीं करंट अफेयर में या कहीं सुनते होंगे कि उस जगह पे लोग कमरे को बंद करके आग जलाए रखे थे, जिसके कारण कमरे में गैस बन गया और उनकी डेथ हो गई। तो उसमें दरअसल कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है जो रक्त, हमारे ब्लड से, रक्त से संयोग करके वह क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह रक्त के संचार को धीमा कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य वायु प्रदूषक कौन है। तो वायु प्रदूषक गैस तो वैसे सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषक का काम करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में आते ही उससे हमें नुकसान होता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अर्थ हुआ CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त या रुधिर की ऑक्सीजन वहन की क्षमता घट जाती है और लगभग 50% हीमोग्लोबिन
या कार्बोक्विस हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी से शरीर की श्वसन क्रिया घट जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है। ठीक है, तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक के तौर पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को रखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक अणु है, और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का 2 अणु रहता है, इसलिए हम SO2 से निरूपित करते हैं इसे। तो प्रदूषण करने वाली जो महानगरों में प्रदूषण करती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जिम्मेदार है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों वायुमंडलीय प्रदूषक है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक प्रकार का आवरण का निर्माण कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं वह विक्षेपित होकर वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन और भी जो 3 अन्य गैसें हैं यहाँ पर दिए गए, उसके कारण क्या होता है कि मानव या जैविक समुदाय पे खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उनके लिए सरवाइव करना भी बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह या ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए, हरित गृह का अर्थ होता है जिसमें एक आर्टिफिशियल स्तर पे हम क्या करते हैं इसमें कि आर्टिफिशियल लेवल पे एक हरित गृह का निर्माण करते हैं, जिसमें हम विभिन्न पौधों को लगाते हैं या कुछ करते हैं। और उसी संदर्भ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगीय विकिरण को, शॉर्ट वेव रेडिएशन को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, वैसे गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 प्रमुख है, जबकि इसके अलावा और भी कुछ गैस की बात करें तो मीथेन CH4, जलवाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरीन गैसें और मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें, ये सारी जिम्मेदार हैं। तो ये तो कुछ प्रमुख गैसेस हो गई। उसके बाद भी है कुछ गैस, हम देख लेते हैं उन्हें भी। तो जैसे मानव द्वारा निर्मित जो संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड इत्यादि ये मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जबकि ऊपर जो हमने बताया CO2, मीथेन, H2O, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरीन, ये सारी प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं ये सारे गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव में जो योगदान करती है वह CO2 है। तो इसमें सबसे प्रमुख गैस है CO2, जबकि और भी प्रमुख गैसें हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें स्वचालित वाहन जो होते हैं वह मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो भी होते हैं वह प्रमुख प्रदूषण का स्रोत होता है। और इससे आप जानते हैं कि जैसे अन्य विषैली गैसें निकलती है, जैसे लेड निकलता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इन सारे से क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, इन सारे बड़े महानगरों में क्या होता है कि स्वचालित वाहन से नगरीय प्रदूषण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में उनसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है
या जैव निम्नीकरणीय है या डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा रबर, क्योंकि पारा, पॉलीथीन, प्लास्टिक आप जानते हैं हजारों सालों में ये डिग्रेडेबल होता है, मतलब डिग्रेड होता है। पॉलीथीन भी प्लास्टिक का ही एक पार्ट है। जबकि पारा की बात करें तो वह तो बना ही रह जाता है। रबर जो होता है वह कुछ सालों में, 1 साल 2 साल में वह क्या होता है कि उसका निम्नीकरण हो जाता है। तो इस रूप में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रबर सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित जो है वह बाहित मल है, जो नाले में कचड़े में बहा करता है, ठीक है। तो वह प्रदूषकों में जैव विघटित है और ये आसानी से विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो इसका सही आंसर लेड हो जाएगा। लेड या सीसा के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम के कारण क्या होता है कि जल प्रदूषण दूर करने में इसका कैडमियम का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग बायोफिल्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण क्या है? तो लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह की सकितमयता रोग होने का कारण है सिलिका। और सिलिका की बात करें तो लोहे के खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता होने का कारण ये सिलिका होता है। और सिलिका की बात करें तो यह इसका उपयोग भिन्न भिन्न रूपों में होता है, जैसे बालू में विद्यमान छोटे छोटे कण, कांच तथा धातुक उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। विशेष करके भट्टियों के निर्माण में भी उपयोग में लाया जाता है और सिरेमिक सामानों के निर्माण में सिलिका काम में आता है। तापरोधी ईंट भी इससे बनती है और ताप परिवर्तन के लिए यह सरलता से पूरक के रूप में भी सहन कर लेता है। यह खनिज, रंग तथा कागज उद्योग में भी काम में आता है और शुद्ध रंगहीन क्वार्ट्ज क्रिस्टल से प्रकाश यंत्र तथा रासायनिक उपकरण बनाए जाते हैं। सिलिका से बनी बालू शिलाएं मकान बनाने के पत्थर के रूप में प्रयोग में भी लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्य रूप से हुआ है, किसके कारण हुआ है? तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है वह सबसे ज़्यादा होता है जीवों के श्वसन से। जैसे जीव कोई श्वास लिया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो सर्वाधिक मात्रा में उसी के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। जबकि और भी कई कारक होते हैं, जैसे आग का जलना, वन का घटना, इसके कारण भी क्या होता है कि कार्बन का जो रूप होता है वह बदलता है। जैसे अगर वन कट गया तो उससे जो ऑक्सीजन अवशोषण की क्षमता थी वह तो बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जर्वेशन की क्षमता वो घट जाएगी और ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता भी घट जाती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि वन को लगाना चाहिए, जंगल का संरक्षण करना चाहिए इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किस प्रदूषण के कारण? तो ताजमहल को जो क्षति पहुंच रही है, इसका कलर वगैरह चेंज हो रहा था, पहले ये हल्का पीला कलर का हो गया था, तो उसका कारण था मथुरा में तेल शोधनशाला से निकले गए प्रदूषक थे और मथुरा में बहुत सारे तेल शोधनशाला के जो प्रदूषक निकल रहे थे उसी के कारण ताजमहल का जो रंग था वह हल्का पीला पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर के रूप में हम अम्लीय वर्षा को देखते हैं, जिसमें खास करके SO2 की वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन लेयर होता है उसका कार्य है कि पराबैंगनी किरण जो सूर्य के पास से आती है, यूवी रेज हमारे पास, उसको रोकना और साथ ही जो भी जैसे इधर से जाता है, जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन का संग्रहण होता है ओजोन परत के पास, तो पराबैंगनी किरणें जो यूवी रेज के रूप में आती है या अल्फा बीटा गामा के रूप में आती है,
सन से निकल करके उसको ये ओजोन लेयर जो समताप मंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है, यह उसको रोकने का काम करती है। इसकी कुछ और प्रमुख बातों को देखें ध्यान में रखकर, तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस सघन और अपेक्षाकृत अधिक होती है। वहाँ पर ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, क्योंकि यह परत सूर्य से उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की किरणें जो आती हैं उसको रोकती है, और यह रोकने में लगभग 93 to 99% को अवशोषित कर लेती है, वहीं पर जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। और पृथ्वी वायुमंडल का लगभग 91% से अधिक ओजोन यहाँ पर अवस्थित है। कहाँ पर? तो अंटार्कटिका के पास। ये बताया गया कि ओजोन में जो हमारा ओजोन सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वह समताप मंडल में पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चार गो पे ये तो है, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मीनामाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, मतलब अधिकाधिक लोग मरे थे, वह किसके कारण पानी में प्रदूषण फैला था? तो यह पारा या पारद के कारण वहाँ पर प्रदूषण फैला था। और मीनामाता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा, जिसका संरचना सूत्र एचजी है, वह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में कौन सी जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू इसकी जांच करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी क्या होता है? तो डीडीटी जो अजीब अपघटनीय प्रदूषक होता है, ठीक है, डीडीटी की बात करें तो यह डाइक्लोरो डैफ्नी ट्रैक्लोरोथीन का पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु बाद में लगभग 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और एक प्रकार का यह कृमिनाशक है जिसका प्रयोग खेतों में फसलों पर होता है, डीडीटी का प्रयोग। और इसके भारी प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में मच्छर इसके प्रति प्रतिरोधी हो गए और इसका मुख्य उपयोग मच्छरों, खटमल आदि को नियंत्रित करने में या उसका दवा का निर्माण करने में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों से क्या होता है? तो उससे खास करके त्वचा का कैंसर या चमड़े का कैंसर हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार परावैंगनिक किरणों के आने से जो पृथ्वी पर आती है उससे व्यक्ति की त्वचा के लिए नुकसानदायक उसे कहा जाता है। और वाशिंगटन पेट के अनुसार यह सूर्य से तेज किरणें के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा में कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं और खास करके यह लाल, काली और छिल सी जाती है। और सूर्य की परावैंगनिक किरणों की चपेट में आने से त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो यदि जल का प्रदूषण वर्तमान जैसे हो रहा है, वर्तमान में जल में प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं, अगर उसी तरह से होता रहा तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे। जैसे जल प्रदूषण अगर अधिकाधिक मात्रा में हुआ तो संपूर्ण परिस्थिति में और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा और विशेष रूप से जलीय जीवों को, जिनका संपूर्ण अस्तित्व जल पर निर्भर है, जैसे मछली और भी जैसे डॉल्फिन, जैसे उसमें और भी डॉल्फिन तो नहीं, जैसे शार्क पाए जाते हैं, बड़े बड़े मछलियाँ पाई जाती हैं, व्हेल पाई जाती हैं, तो उन सभी के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। और प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। साथ ही शैवाल, खरपतवार आदि उग जाने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किसके द्वारा? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है कि उसमें ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा कितनी है। ठीक है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है कि उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, और घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का घटना पानी में नमूने घुलने जैसी ऑक्सीजन की सांद्रता होती है। और बोर्ड का बढ़ना या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पानी के अंदर उपस्थित जैविक प्राणी को आवश्यक घुली हुई
ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण के लिए पानी के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय अंतराल के टूटने से होता है। जैसे COD का बढ़ना या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वह CO2 है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। आमतौर पे लोग इसे ही करेक्ट करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान में रखकर इसे सॉल्व करेंगे जब भी आप। तो CO2 जो है वह वायु को प्रदूषित नहीं करती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों वायु को प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। तो किस क्रिया का परिणाम है? तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग, उसमें क्या होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का क्या होता है, उसमें समीकरण बनता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक सेकंड देखना पड़ेगा ना, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के मिश्रण का परिणाम प्रकाश रासायनिक स्मॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण में आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि वाटर वाला नहीं निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सीसा वाहन के प्रदूषण के भाग हैं। ये वाहनों के ईंधनों के दहन से निकलने वाले धुएं इसमें मौजूद रहते हैं, जबकि हाइड्रोजन या H2 एक हरित गैस है जो उप उत्पाद में पानी में बना रहता है या पानी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के सौर रूप में इसमें क्या होता है कि प्रदूषण की समस्या नहीं होती, जबकि कोयला, परमाणु, पेट्रोल इत्यादि में क्या होगा, ये सभी से प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारक है जेट वायुयान जो होता है वह सबसे ज़्यादा ध्वनि पॉल्यूशन फैलाता है। जेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वह ध्वनि फैलाता है। ध्वनि के स्रोतों की बात कर ले कुछ, तो भारी ट्रक और यातायात से लगभग 80 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जेट से लगभग 120 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा में लगभग 100 डेसिबल, और जो सभाएं होती है चुनाव वाली उसमें लगभग 90 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी से हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि होता है वह जेट इंजन या जो लड़ाकू विमान चलता है हमारे आसमान में उसके कारण होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? इसे हम शॉर्ट में कहें तो नीरी इसका हो जाएगा। नीरी का ऑफिस, नीरी कहाँ है? NEERI, नेशनल इंजीनियरिंग, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ है? तो ये नागपुर में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है नीरी, वह कहाँ है? अरे ये भी फोन कर रहा है। तो CIR का एक उपक्रम है और यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता, एक सेकंड फोन उठा ही लेता हूँ इसका। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ठीक है। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है और इसमें पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे हम देखते हैं कि वायु, जल और मृदा में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाते हैं।
मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप यहाँ पर समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है, या फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, या तटरेखा जो है समुद्री तटरेखा उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अगर जल की मात्रा बढ़ती या घटती है तो उसमें भी परिवर्तन होगा। तो इसीलिए ये सभी सही है। और अगर क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे खास करके क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, तो ग्लेशियर जो बर्फ है हमारे ग्लेशियर के रूप में वो पिघलेंगे, ओजोन परत में कमी आएगी, यानी उसका लेयर थीन होगा, पतला होगा, पर्यावरण में विषाक्त गैसें घुल जाएंगी, साथ ही बिना मौसम बारिश हो सकता है, और भयंकर तूफान, चक्रवात, सूखा इत्यादि की समस्या हो सकती है, और विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह हो सकती है, मलेरिया, डेंगू भी हो सकता है, और पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों का गायब होना जो कि बदलते माहौल में निपटने में असमर्थ हो जाएगा। साथ ही जंगल में आग की बढ़ती घटनाएं हो सकती हैं, और बाढ़ के चलते या बाढ़ के जोखिम के कारण पहाड़ों पर बाढ़ के बढ़ते जोखिम होंगे, और बर्फ जो होंगे पहाड़ों पर वो भी पिघलेंगे। भयंकर गर्मी के कारण रेगिस्तान में विस्तार, मतलब रेगिस्तान का अगर 1 किलोमीटर का दायरा है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बढ़ सकता है, और वन क्षेत्र इत्यादि घट जाएंगे। तो ये सारे इसके सम्मिलित प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए हमें वैश्विक तापन से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के समझौते किया जा रहा है वर्तमान में, ठीक है, ताकि हम अपने टेम्परेचर को बैलेंस करके रखें, जिससे ये सारी समस्याएं ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछा गया, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है। तो वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह अंटार्कटिका के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा बड़ा वही है, इसलिए उसी को संदर्भित किया गया है। ओजोन परत की क्षीणता की बात करें तो वह दक्षिणी ध्रुव जो अंटार्कटिका पर है वह स्पष्ट दिखाई देती है, जहां एक ओजोन छिद्र है। उत्तरी ध्रुव में ओजोन की बात करें तो वह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। हालांकि अंटार्कटिका के ऊपर इस ओजोन छिद्र का पता 1885 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन, ब्रायन गार्डनर और ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के जोनाथन संकलिन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे ज़्यादा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन दोनों उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णता के लिए पृथ्वी पर 2 तरह के अर्थात नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं इसके कारण, और वास्तव में ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में वृद्धि के कारण वैश्विक उष्णता बढ़ती है। जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण ही गैसों में उत्सर्जन या गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है उसके कारण क्या होता है कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें UV रेज का अवशोषण करती है वह, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी पे जो सन से निकलने वाली विभिन्न नकारात्मक किरणें आती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तो किसके कारण होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, खास करके औद्योगिक नगरों में वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ जाती है, और यह गैस वायुमंडल में जल के वाष्प में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है, और इसे ही तेजाब वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। सन 1972 में स्वीडन में सबसे पहले तेजाबी वर्षा हुई थी, और इसी के कारण क्या हुआ था कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा था, और बड़े बड़े जो इमारत होते हैं जो संगमरमर के बने हैं या बड़े बड़े महंगे पत्थर के बने हैं उसके रंग में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह प्रभाव की बात करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके कारण, तो इसमें खास करके क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में किसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसों के वातावरण में तापमान में अपेक्षाकृत
अधिक बनाने में मदद करती है और इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है और इसमें खास करके ब्राउन एयर में प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं का मुख्य रूप से ओजोन या पेरोक्लिसिएटाइल नाइट्रेट या पेन एवं एल्डिहाइड से बना है, जहां तीव्र सौर विकिरण होता है, वहां इसे ब्राउन एयर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय है या जैव निम्नकरणीय या बायोडिग्रेडेबल है? तो वह कागज है जो बायोडिग्रेडेबल है, जबकि डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक इत्यादि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है किसको पतला करके? तो पराध्वनिक जो अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक जो मिसाइल होता है वह ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है, क्योंकि ओजोन परत अगर थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो यूवी रेज का हमारे बॉडी पे प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो उसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश के कारण क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में खास करके जब हम कोल जलाते हैं या जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं, डीजल या कोल, उसके कारण क्या होता है, फ्लाई ऐश वातावरण में फैलता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो वह है वाहित मल। जैसे हमारे नालियों में या सीवरेज में जो वाहित मल होते हैं वह जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोक्सी एसिटियल नाइट्रेट क्या है? तो यह एक प्रकार का गौण प्रदूषक होता है। ठीक है, पैन जिसे प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहा जाता है, वह एक प्रकार का गौण प्रदूषक होता है। यह वातावरण में किसी प्रदूषक की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है? सबसे खराब जो वायु प्रदूषक उत्पन्न करता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। और हमने बताया था पिछले स्लाइड में कि इसके कारण जब आग लगाते हैं और उससे क्या होता है कि जब धुआं के सहारे ये ऊपर उठता है तो उससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। और कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा या जाना होगा कि कोई व्यक्ति आग लगाकर बैठा हुआ था और वहीं पे बैठे हुए उसकी डेथ हो गई, तो उसमें ये कारक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम का प्रयोग जल प्रदूषक को दूर करने में होता है। इसका प्रयोग बायोफिल्टर के रूप में भी किया जाता है। वायु प्रदूषक के कारण लोगों में फुसफुस कैंसर से अधिक मरने वाले रोग होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि वायु प्रदूषण के कारक जो फुसफुस कैंसर होता है उसमें हम वात स्फीति की समस्या देखते हैं। और वात स्फीति या फिर यह एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर बढ़ने वाली फेफड़े की बीमारी है, जिसके कारण प्रारंभ में सांस लेने में तकलीफ होती है और वात स्फीति से ग्रस्त लोगों में शरीर को सहारा देने वाले उत्तक और फेफड़े के कार्य करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, लगभग सभी प्रदूषण होंगे इससे। तो उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण क्या होता है कि इसके अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल, वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। साथ ही उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है और मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है, जिसके कारण बाष्पीकरण के फलस्वरूप प्रदूषक वायु में पहुंचते हैं। अतः उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल, वायु तीनों प्रकार के प्रदूषक होते हैं। और नेक्स्ट और इस सीरीज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो एजेंसी की बात की गई है तो यह ग्रीन पीस हो जाएगा इसका सही आंसर। ग्रीन पीस की बात करें तो ग्रीन पीस का शाब्दिक अर्थ होता है हरित शांति।
पर्यावरण चेतना के लिए यह एक विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर शहर में किया गया था और तत्कालिक रूप से यह अमेरिका या यूएसए द्वारा अलास्का में भी नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है सीरीज का। इसमें हमें कुछ सूची का मिलान करना है एक से दूसरे में, और इसको कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है एस्बेस्टस, धूल, सीसा, पारा और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले हम मिला लेते हैं इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है कि रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं हमारी, ठीक है, तो इससे रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। दूसरा हमारे पास है पारा। पारा के कारण क्या होता है कि पारे के कारण ये इधर से आएगा ना, तो दूसरा हमारा सीसा है, या पारा को देख लेते हैं। तो पारा के कारण क्या होता है, रक्त धाराएं प्रभावित होती है पारा के कारण। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, मस्तिष्क में रक्त संचार घट जाने के कारण व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। और एस्बेस्टस धूल से क्या होता है कि फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। और उदर की बात करें तो इसके लिए सीसा प्रभावित करता है उदर को। इस रूप में सही सुमेलित हो गया। इस सीरीज में हमने यहाँ तक देखा, लगभग हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और देखने के लिए सभी को यहाँ तक धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद अगेन। जय हिंद।